कैमरे लगे हुए बाहर यार सेंटर से हट जाए प्लीज, अब रास्ता गैप दे दो। बात सुने जी, आप लोग पीछे होंगे तो सर पीछे हो जाए, भाईजान पीछे हो जाओ यार, भाईजान बच्चे से हट जाए। यार एक मिनट रुको यार, दिल पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, बैठ जाओ, एक नीचे बैठ, भाईजान पीछे हो जाओ थोड़े थोड़े। दिल थोड़ा पीछे हूँ। आगे भजन थोड़ा आगे हो जाए, क्या है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ भाई। आप भाईजान फिर तो नहीं। अच्छा यार बैठ जाओ ना फिर। आप बैठ जाओ ना यार, आप बैठ जाओ, गुस्सा करना करो यार, आपको मैं चाहता हूँ फिर इंसान बनो। ठीक है ठीक है, गुस्सा हो गया वो। ये आपका बंदा है, हमारा तो नहीं है। हाँ जी रेडी है जी। सरदार साहब इधर आ जाओ, पूरी थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए थोड़ा सा पीछे करवा लें। यार, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ प्लीज, थोड़ा थोड़ा खोल दें इसको, इजी हो जाए। सरदार साहब उधर से आ जाओ, राज साहब उधर से आ जाओ। इस्माइला थोड़ा पीछे हो जाए, इस्माइला को ये नीचे नीचे रख लो बेटा, नीचे थोड़ा सा बैठ जाओगे ना, इजी हो जाओगे। थोड़ी सी अब जगह खोल दें, इजी हो आप खोल भी देंगे ना तो कोई मसला नहीं पड़ेगा। आराम से, इजी नीचे वो देखिएगा, अब आधे स्टेप पे खड़े हैं, नीचे हो जाए। चल यहाँ चल, ये पकड़ लो बेटा, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आज पहली दफ़ा सहाफ़ी हज़रात से बात करने का यहाँ अदालत में मौका मिला है मुझे। तो जिस तरीके से आप लोगों ने जब कई दफ़ा मेरे वकला भी नहीं पहुँच पाते थे, टाइम को आगे पीछे किया जाता था, तो मेरे लिए ज़ाहिर बात है मीडिया में 4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन वो एक नई लर्निंग थी मेरे लिए कि सहाफ़ियों की ड्यूटी कितनी मुश्किल है कि जब मेरे कई दफ़ा वकला भी टाइम पे नहीं पहुँचते, सहाफ़ी मौजूद होते थे। तो मैं एक तो आपका शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने जिस तरीके से इस सारे प्रोसेस को आवाम के सामने रखा, जो कुछ भी था, लीगल प्रोसेस था या दूसरा प्रोसेस था, सारे का सारा इस कचहरी से। मैं केस पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि हाई कोर्ट का इसमें बड़ा वाज़ेह अहकामात हैं कि जो भी सब जुडिस मामलात हैं उस पर बात नहीं करनी। तो मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, उनकी जजमेंट्स का एहतराम करता हूँ, तो इसलिए मैं केस के ऊपर, केस से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर बात नहीं करूँगा। ये ज़रूर है कि आने वाले वक्त में आपके सामने चीज़ें रखेंगे, जिस तरीके से मेरे केस के अंदर जो बातें मैंने नहीं कहीं वो मेरे साथ एडिट करके मेरी तमाम बातों को अपनी मर्ज़ी का रंग दे के जो मेरे गले डाल दी गई, वो सारी बातें जैसे जैसे चलेगी प्रोसीडिंग अदालत के अंदर आपके सामने वो चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन मैं उस पर बात फ़िलहाल नहीं करना चाहता। जैसा मैंने आपको कहा कि वो सब जुडिस है। मैं यहाँ पर, जैसे मैंने मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा किया है, मैं वकला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस में ऐसे वकला भी थे जिनका हमारी जमात से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक वकील होने के नाते, जस्टिस के कस्टोडियन होने के नाते उन्होंने साथ दिया, उनका भी बहुत शुक्रिया है। उसके साथ साथ जो हमारी पीटीआई के लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे ILF के लोग हैं, दूसरे तमाम लोग हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस सारी सपोर्ट में, इस सारी जगह पर आने का। जो बात करूँगा वो थोड़ी सी बात करूँगा कि जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, एक तरफ मुझे आप ज़्यादातर मौला जट ही समझते हैं और जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक और तारफ़ है जिसको ना कभी मुझे मौका मिला आपको बताने का,
ना माहौल था। जब से आए हैं जंगोजदली है कि मैंने पीएचडी किया लीडरशिप के अंदर, उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया जो पीएचडी के बाद किया जाता है, वो भी लीडरशिप के अंदर किया। और मैं अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में 1 दहाई से ज़्यादा वहाँ प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया और हज़ारों से ज़्यादा मेरे वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। मेरी वो नौकरी थी जो शायद ही कोई पाकिस्तानी ड्रीम कर सके, स्पेशली मेरी तरह का पाकिस्तानी। या मेरे रिश्तेदार खड़े हैं बहुत सारे गांव से आए हुए हैं जो हमारे अभी भी वहाँ टाट स्कूल ही हैं। जब मैं पढ़ा था तो 4 दीवारी भी नहीं थी स्कूल की, और 1 कमरा होता था मेरे प्राइमरी स्कूल में जिसमें से मैं पढ़ा था। हम 30 की क्लास थी, उस 30 की क्लास में से हम 3 लोग हाई स्कूल गए थे, और फिर उसी 30 की क्लास में से मैं अकेला था जो कॉलेज गया था। तो जब मैं वहाँ से निकल के, और हमारी जो क्लास होती थी ना वो एक दरख्त के नीचे होती थी, क्योंकि कमरा एक था, 5 क्लासेस थी। तो जैसे जैसे सूरज घूमता था हमारी क्लास भी मूव होती थी, क्योंकि वो धूप दरख्त की जो है वो आगे पीछे होती थी। तो वहाँ से निकल के जब मैं अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, जब मैं वहाँ से निकल के अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, और सिर्फ साइज में बड़ी नहीं, जो जानते हैं उस यूनिवर्सिटी को उनको पता है कि इंजीनियरिंग और आईटी में वो दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी है। और उस यूनिवर्सिटी में जब मुझे पढ़ाने का मौका मिला तो मैं अकेला नहीं पढ़ा रहा था वहाँ, मेरे साथ वो मेरे गांव के पूरे 30 के 30 लोग खड़े होकर वहाँ पढ़ा रहे थे, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। हम देहाती लोग हैं, काश्तकारी हमारा काम है, ना हमारे पास कोई महंगे स्कूल थे, ना हमें मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोलनी आती थी। हमें तो पहले अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती थी जाके 6ठी जमात में। अभी लिखना सीखते थे थोड़े दिन, उस पर डंडे पड़ते थे, पता चलता था अभी बड़ी एबीसी लिखी है, अभी छोटी एबीसी भी लिखनी सीखनी है। तो हम उन मुसीबतों से, जब मैं कॉलेज गया तो मोटरसाइकिल पे कॉलेज जाता था, तो मेरे गांव से कॉलेज 1 घंटा दूर था। और जब मैं सुबह केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होता था, इकरामुल हक भुट्टा साहब, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो मेरे प्रोफेसर थे, तो उनका पहला लेक्चर होता था तो सर्दी में टांगें जो हैं वो अकड़ जाती थी। तो जो शहर से लड़के आते थे वो पढ़ना शुरू करते थे, और हम पहला आधा घंटा जो है वो किसी आग के सामने खड़े होके अपने हाथ और टांगें सीधी करते थे। तो इन हालात से निकल के मैं प्रोफेसर बना, और प्रोफेसर भी मैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं बना जिस तरह की बहुत सारे जालसाज यहाँ फिरते हैं। मैंने आपको बताया कि अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर बना, और मेरे लिए, मेरे वो जो 7 गांव हैं उन सब के लिए वो फ़ख्र की बात थी। उसके बाद जितनी यहाँ पर करप्शन करके ये लोग पैसा कमाते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने आम MNAs, आम MPAs, उनका ड्रीम होता है, ये अभी वोट बिके थे, लोटे हुए थे, जितने पैसे लेके ये लोटे हुए थे ना, वो मैं 3-4 महीने में मुझे यूनिवर्सिटी उतने पैसे देती थी, साल की बात नहीं कर रहा। वो सब कुछ छोड़ के मैं इमरान खान के कॉज पर उसके पीछे आके खड़ा हुआ, असल में पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ। असल में जो मैंने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव ऑरा था पूरी दुनिया के अंदर, 9/11 के बाद बना। मैंने अमेरिका में रहते हुए उसे देखा, दिल दुखता था उस चीज़ से। अपने ख्वाब चले सारे नहीं तो कुछ ना कुछ जी लिए थे, तो लगा कि अब अपने गांव वालों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए वापस जाके करूं, वापस जाके काम करूं। तो ये सारा सफ़र मैं याद कर रहा था जब उस दिन मैं बगैर किसी चटाई के फर्श पे, वो जो तस्वीर आपने देखी थी मेरी हवालात के अंदर, तो आपने देखा होगा कि मेरी आंखें कुछ सोच रही थी। तो वो टाट स्कूल से उस यूनिवर्सिटी से उस हवालात तक का पूरा सफ़र सोच रही थी। मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि अक्सर, क्योंकि अब समझ आई है सियासत में लोग करप्शन क्यों करते हैं, मुझे ये समझ आई है। अब वो इसलिए समझ आई है कि आप पे सच्चा या झूठा जैसा भी केस बने, आपको करोड़ों रुपए चाहिए वो केस लड़ने के लिए, और केस सियासतदानों पे बनते हैं। फिर आपको इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, तो सियासतदान बंधा हुआ है करप्शन करने के लिए। मैं करप्शन को जायज़ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा होनी चाहिए, मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि ज़्यादातर सियासतदान क्यों करप्शन करते हैं। क्योंकि उन्हें हर टाइम डर रहता है कि उनके ऊपर कोई सच्चा और झूठा केस बना दिया जाएगा,
और जब बन जाता है तो करोड़ों रुपए चाहिए उस केस को जीने के लिए। अब आप सिर्फ सोचें कि इस्लामाबाद मेरे इलाके से कितना दूर है कि मेरे सारे लोगों को जब आना पड़ता है तो इनके ऊपर भी वो सारा बोझ है, एक टाइम का, वक्त का, एनर्जी का। तो इसलिए सियासतदान जो हैं वो इस राह पे चलते हैं जब तक हम एक अच्छा कानूनी निज़ाम नहीं लाएंगे जहां पर लोगों को ये यकीन होगा कि उन पे झूठे मुकदमात नहीं बनेंगे और सियासत में से पैसे को अलग नहीं करेंगे, तो शायद ये करप्शन अनफॉर्चुनेटली होती रहेगी। मैं सिर्फ बात कंप्लीट कर लूं, इसलिए हमें इस पूरे निज़ाम को बदलने के लिए हमें सोचना पड़ना है कि रूल ऑफ लॉ किस तरीके से बनाया जाए। रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। ये बार बार ऐसे ही होता रहेगा। हम अपोजिशन में हैं, बैठ जाओ थोड़ी, हम अपोजिशन में हैं घुटनों के बाहर बैठ जाओ तो हमारे ऊपर केसेस, कोई और अपोजिशन में है तो उस पर केसेस, हम हुकूमत में आए, हम हुकूमत में आए तो कोई और चीज। तो इसलिए मैं आप सबके सामने सिर्फ ये रखना चाहता हूं कि जिस पर्पस के लिए आया था इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम हो। आप सबकी सपोर्ट उसमें चाहिए। और जो कुछ पिछले चंद दिन से ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, जिस तरीके से मरियम साहबा बाहर गई हैं, वही जो कहती थी मुझे पासपोर्ट ट्रे में रख के भी मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगी, जैसे ही अदालत से उन्हें पासपोर्ट मिला अगली फ्लाइट पे बैठ के वो फौरन बाहर चली गई हैं। अब वहाँ बैठ के सौदेबाजी होगी, डीप फेक वीडियोज़ इशू होंगी, वहाँ बैठ के औरत कार्ड खेला जाएगा, यहूदी कार्ड खेला जाएगा, वहाँ बैठ के कादियानी कार्ड खेला जाएगा। जब तक ये सब कुछ बंद नहीं होगा, सही एहतसाब नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या है माजरत, जिसने करप्शन की है उस पर मुकदमे बनते हैं, जिसने नहीं की, हमारे जैसे लोग खड़े हैं ना, बताएं 4 साल हुकूमत में रहें, कोई एक पैसे की करप्शन की है? कोई एक ऐसी चीज आपको मिल जाए कहीं से तो बिल्कुल सामने लाइए। हमारे जैसे लोगों पर और तरह के केस बन जाते हैं, उनके ऊपर करप्शन के बन जाते हैं। एंड ऑफ द डे एक आम शहरी को सारे एक ही जैसे लगते हैं। मैं भी मुजरिम बन के खड़ा हूं यहाँ, जिन्होंने अरबों रुपए लूटे वो भी मुजरिम बन के इन्हीं अदालतों में आते हैं, उनके भी पीछे ऐसे ही नारे लगते हैं, वो भी विक्ट्री साइन बनाते हैं। मेरे जैसे के पीछे भी ऐसे ही साइन नारे लगते हैं, हम भी विक्ट्री। तो आम घर में बैठा बंदा सोचता है, सही दिलों लग रहे नारे तोड़े। एक सेकंड मेरी जान, लोगों को लगता है कि ये सारे ऐसे ही हैं, सारे पे मुकदमे बंद है, ये सारे ही करप्ट हैं। तो जब तक हम वाकई असल मुकदमात नहीं बनाएंगे, जब तक वाकई कानून की असल अमलदारी नहीं होगी, इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना। और इसमें मुल्क अब अंगड़ाई ले चुका है। सोशल मीडिया में जो सहाफ़ियों का किरदार है, पहले यहाँ 5 कैमरे होते थे, अब इस मोबाइल फ़ोन की वजह से यहाँ बहुत सारे और सहाफ़ी हैं जिनकी आवाज़ पहुँच रही है। तो जब तक ये नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी औकात, अपनी वसातत के मुताबिक जो मेरे ज़ुम्मे था, मैं इस मुल्क के साथ वफा भी करूँ, इस मुल्क के इदारों के साथ, इस मुल्क के इंसाफ के साथ भी वफा करूँ, और इस मुल्क का जो आम मिडिल क्लास का आदमी है मेरी तरह का, जिसके बड़े ख्वाब हैं, उनके साथ वफा करूँ कि उनके बच्चे भी कहीं पहुँच सकें और उनके आगे इस तरीके की गैर कानूनी चीज़ें ना आएँ। गेल साहब, आपके कमरे से जो सेटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ वो किस से राब्ते के लिए था, और आपको पता है कि इस तरह का फ़ोन रखना कानूनन जुर्म है? देखिए, ये मामला सब जुडिस है, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आप ये सहाफ़ी हैं तो आपको ये पता होगा कि पेशावर में दर्जनों के साथ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके पास ये फ़ोन है। एक आपको भी ले लेना चाहिए। वो इसलिए ले लेना चाहिए कि जब सुन लीजिए, जब आप किसी रिमोट एरिया में जाके काम करेंगे, सर्विस नहीं होगी तो आप वो कर सकते हैं। उनका शायद पाकिस्तान के अंदर दफ्तर भी है और वो यहाँ से आपको फ़ोन देते हैं। तो अगर ये फ़ोन ये बेचा गया बहुत जगह पे कि ये फ़ोन गैर कानूनी है, पता नहीं इसमें क्या है, तो ये बहुत सारे सहाफ़ियों के पास है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि जहाँ पर सर्विस नहीं है वहाँ से अगर आपने फ़ोन इस्तेमाल करना है तो करें। इसलिए आप अगर ऐसे रिमोट एरिया में सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो आप भी करें। और हमारे तो गांव जो इलाके हैं उनमें बहुत सारी जगहों पे सिग्नल नहीं है, तो इसलिए हो सकता है हमारे गांव में भी लोगों के पास हों, मुझे पता नहीं किस किस के पास होंगे। तो इसलिए आप, क्योंकि जारी बात है आप जान के नहीं ये सवाल कर रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा इसलिए आपने ये सवाल किया होगा। तो इसलिए आपके देखने वालों के लिए मैं बता दूं कि मामला सब जुडिस है, उसके अंदर क्या था क्या नहीं था वो सब अदालत के सामने आ जाएगा। लेकिन उस फ़ोन की जो आपने बात की मैं उसके जवाब। गिल साहब ये बता दें कि जो टाइम आपने जेल के अंदर गुजारा, आप वफाक में भी आपकी हुकूमत रही, पंजाब में अब दोबारा आपकी हुकूमत है, KP में भी आपकी हुकूमत है, क्या आप नहीं समझते कि जेल इस्लाहात और पुलिस में इस्लाहात लाने की अशद ज़रूरत है? आपके ऊपर जो बीती होगी वो आप बेहतर जानते हैं।
देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बुनियादी तौर पर हमारे तो सारी चीज़ों का मसला ये कि आप जब ये कवानीन उठा के देखते हैं, जितने भी हैं, मैं वकील नहीं हूँ, ये जितने भी कवानीन दफ़ात हैं, सब कुछ हैं, तो ग़ुलामी के दौर की थी। वही दफ़ात हम पे लग रही हैं जो अंग्रेज़ उस ज़माने में, वो तमाम की तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे आबा अजदाद थे जो लड़ रहे थे उनके ऊपर लगती थी, जो वही दफ़ात अब हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर हम पे लग जाती हैं। तो ये बुनियादी तौर पर कवानीन उस ज़माने के अंग्रेज़ के 1800 कुछ के बनाए हुए हैं, जेल के कवानीन भी वही बनाए हुए हैं। तो मुझे तो जेल के अंदर जाके ये लगा कि वो स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन है। अगर जो आम कैदी है वो चल रहा है और जेल का कोई अमला सामने से आ गया तो उनको अहकामात हैं कि वो खड़े नहीं हो सकते, बैठ जाएंगे फ़ौरन। ग़ुलामी की मैंने बदतरीन मिसाल वहाँ देखी है, जो प्रैक्टिस है इंसान की खुदी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करने के लिए। एक गरीब कैदी जो है वो बेचारा अगर चल रहा है, मुशक्क़त कर रहा है, मसलन उसको जेल में घास काटने का काम मिला हुआ है या खाना देने का, और वो अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहा है और आगे से कोई जेल का अमला आया है तो उसको अहकामात ये हैं कि वो ज़मीन पे बैठ जाएगा नज़रें नीचे करके। ये आज़ाद मुल्क में तो ऐसा नहीं होता है, तो ग़ुलामों के साथ होता है। तो मुझे जेल के अंदर ये लर्निंग हुई कि ये क्योंकि ग़ुलामी के ज़माने में ये बनाया था अंग्रेज़ ने इस तरह का कानून, और जेलों के मैनुअल वो आज भी उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेड हैं जेलों के अंदर। तो बिल्कुल ये काम करना चाहिए। हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब में और जेल के भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, कि ट्विटर पे ज़रा टाइम थोड़ा कम दें, आप ज़रा थोड़ा सा वक्त जो है वो जेल की इस्लाहात पर दें, जेल के बारे में सोचें। वहाँ पर जो लोग कैद हैं, मसलन अडयाला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गोलियाँ लगीं, उनका कोई वारिस नहीं है, उनकी टांगें टेढ़ी हो गई हैं, बिल्कुल टेढ़ी हुई हैं टांगें, वो हॉस्पिटल्स के बेड पे हैं, उनकी कोई वहाँ पर अयादत करने वाला नहीं है, बाथरूम लेके जाने वाला नहीं है। उस तरह के लोगों का अगर आप अदालत के सामने मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के सामने उनकी तस्वीरें और केस रखेंगे तो वो उनको किसी हॉस्पिटल में बाहर शिफ्ट करेंगे। उधर कोई, मुझे सुनने में आया, मुझे मिलने नहीं दिया गया उनके साथ, 50 से ज़्यादा जहनी मरीज़ लोग हैं, 35 बच्चे हैं जो वहीं पैदा हुए हैं या अपनी माओं के साथ अंदर हैं। तो खुदारा उनके ऊपर तो तरस करें। और मैं अपने ही वज़ीर जो वहाँ हैं, सारी जेलों में ऐसा ही होगा, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होगा, उन्हें मैं ये कहूँगा कि जब हमें वजारत मिलती है तो बुनियादी तौर पर वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अल्लाह ने उसका हिसाब लेना है हमसे। तो इन चीज़ों पे काम करें, औरतें वहाँ हैं उनके लिए काम करें, बच्चों के लिए करें, ज़हनी मजदूरों के लिए काम करें, ये जिनके मैंने बताया जिनकी टांगें टेढ़ी हुई उनके लिए काम करें। थोड़े थोड़े फ़ाइन है जिसकी वजह से लोग अंदर, मुझे जेल में लोग मिलने आते थे, पार्टी के बहुत सारे लोग आते थे, वो आपको पता हमारे यहाँ कल्चर है, जो भी जेल में आता है वो पैसे देता है आपको, या कोई फ्रूट लेके आता है, तो वो जितने भी पैसे देते थे वो मैं उस अकाउंट में जमा करता जाता, और जब मैं आया तो मैंने वो सारे पैसों से वो कैदी छुड़वा दिए जो फ़ाइन के साथ छोड़े जा सकते थे। इसी तरह मैं और भी मुखय्यर हजरात को कहूँगा कि वो ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा जो गरीब आदमी वहाँ पर पड़ा हुआ है जेल में, जिसको कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी आखिरी ये सोच है कि जो चला गया जेल में उसके बारे में ना हुकूमतें सोच रही हैं ना कोई और शख्स सोच रहा है। तो आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, जेल रिफॉर्म्स होने चाहिए, हम नहीं करने, किसी और ने नहीं करने, और हमें सवाए बाकी ऐसे काम करने में जिनमें प्रोमिनेंस मिलती है, इन एरियाज़ पे भी काम करना चाहिए जिसमें असल में गरीब लोगों की आप खिदमत कर सकते हैं और अल्लाह की ज़ात आप पे राज़ी होगी। गिल साहब, आपने कहा था कि फिजिकल असॉल्ट आपको किया गया, क्या आप उनके खिलाफ इंदराजे मुकदमा के लिए अदालत से रुजू करेंगे, मेडिकल अपना करवाएंगे? देखिए मेडिकल तो मेरा जेल के अंदर हो चुका था और उसकी रिपोर्ट मौजूद है। बाकी मैंने आपको कहा कि ये क्योंकि सब जुडिस मामला है, मेरे वकला इसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया जी। असल में उधर ग्रैब मैंने एक्सट्रैक्ट से ली हुई थी, क्यों कर दो मैं जाऊँ बस ठीक नहीं नहीं Are you ready? Right now 135 पे आप देख रहे हैं।
थोड़ा सा इस तरफ हो जाए। ये लो यार, ये भी पकड़ लो, ये दूसरे आदमी ये पकड़ लें। ज्यादा नहीं पकड़ सकते भाई, नीचे सीधा गिर जाएगा। चलो लान दो जी, लान दो। ये पकड़ो यार, सारा बैठ के पकड़। यार ये भी पकड़ने टेबल यार सुबह रख लेते ना आप यार, क्या हो गया? यार ये कैसे करेंगे, कैसे? बैठ जाए, नीचे बैठ। थोड़े से आप भाईजान पीछे हो जाए तो सारे इधर कैमरे में बस वकील हो, सर नजर आ रहे जी। लो ये सही हीरो सही निकला सबसे, देखो मसला हल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे वज़ीर आज़म जो सिर्फ 7.5 किलोमीटर के इलाके में जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात का एक लंडा बाज़ार लगा दिया इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, लेकिन वो शेर का बच्चा किसी एक तारीख पे भी उसने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं बाहर जाने लगा हूँ इलाज कराने के लिए। और अल्लाह ने मेहरबानी की है, वो सारी साजिशें मैंने और मेरे साथियों ने जहाँ जहाँ वो साजिश करने पहुँचे हमने उनका पीछा किया और इमरान खान की गिरफ्तारी की सारी साजिशें हमने नाकाम बनाई है। इंशाल्लाह आइंदा भी नाकाम बनाएंगे। और उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सारे मुकदमात झूठे हैं, जो इल्ज़ाम थे वो सारे के सारे झूठे हैं, हुक्मरान ही झूठे हैं। झूठों की जो क्वीन है वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के मरने के बाद अब लंदन में पहुंची है। दो मैं आपको बड़े मज़े की बातें बताना चाहता हूं। एक तो यह है कि वो जिस घर में है उस घर के बारे में उसने खुद लिख के कहा और किसी मीडिया वाले को नहीं कहा। मीडिया वालों को तो कहा कि लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जब पैनामा केस चला तो उसी खातून ने इस महारत से झूठ बोला कि वो एक ऐसा फॉन्ट जिसको कैलिबरी फॉन्ट कहते हैं जो अभी इजाद ही नहीं हुआ था, यानी उसने तोप चला दी तोप बनने से पहले। और उसके बाद अब उसने ये ताज़ा मौक़िफ़ ये लिया कि ये घर मेरा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है लंदन के सहाफ़ी और वहाँ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जहाँ जहाँ वो बाहर ही नहीं निकल सकते, वो पाकिस्तान में नहीं बाहर निकल सकते, यहाँ बैठ के धमकियाँ देते हैं फैज़ाबाद से चलो ना 15 किलोमीटर मेरे साथ बाहर निकल के दिखाओ, अटक का पुल क्रॉस करके दिखा दो ना ज़रा, कोआले से ज़रा परे चलते हैं, मरी चले चलो। ये बंद कमरों में जहाँ बाहर उनके लगे हुए हैं गार्ड्स और उनकी लगी हुई सरकारी बंदूकें, उसमें बैठ के बढ़ के मारते हैं सुबह और शाम मिनिस्टर्स। और एक मिनिस्टर ने बड़ी काबिल एतराज़ बात की है और वो बात की है उसने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के बारे में
मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो इतनी काबिल एतराज़ बात है कि इससे पहले 70 साल में शायद ही किसी ने काबिल एतराज़ बात की हो। एक तरह का नो कॉन्फिडेंस उसने कर दिया सब पे। ये वो लॉट है जिसको तलाश किया गया कि ये 22 करोड़ लोगों को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, एटमी ताकत को लीड करेंगे। ये लीड कर सकते हैं सिर्फ टुवर्ड्स मनी लॉन्ड्रिंग। एक ही इनकी डेस्टिनेशन है, एक ही इनकी तरबियत है। और जब वो खातून वहाँ अंदर बैठेगी तो कहेगी घर मेरा है, बाहर निकलेगी कोई पूछेगा कहेगी नहीं है। अब्बा कहता है घर मेरा नहीं है, बेटे का है। बेटा कहता है मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का बेटा नहीं हूँ, मेरे पास इंग्लिश पासपोर्ट है। लेकिन वहाँ एक ही असामी खाली है इस वक्त इंग्लैंड में, क्वीन ऑफ टेलिंग लाइज की। उसके ऊपर अगर कोई भर्ती हो सकती है तो हो सकती है, बाकी फैसला सारा पाकिस्तान के लोग करेंगे। 3 बातें इंपॉर्टेंट चल रही हैं, मैं उन पर एक कॉमेंट कर देता हूँ। एक ये कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 62 1F में तब्दीली की जरूरत है। 1F से पहले E और D आता है, 62 1 E एंड D। E में लिखा हुआ होगा, आप पढ़ लीजिएगा और दिखा दीजिएगा अपने अपने टेलीविजन पे। वहां लिखा हुआ है कि इस्लामी शायर का पाबंद होगा, यानी शरीयत की पाबंदी करेगा और इस्लाम के अहकामात की पाबंदी करेगा। जो डी है उसमें लिखा हुआ है कि वो ऐसा झूठा नहीं होगा और ऐसा बदकिरदार नहीं होगा। ये 2 खूबियां लिखी हुई हैं कि जिसमें होंगी वो एल नहीं हो सकता 62 1 E और D में। तीसरा जो अब आ जाए 62 1F में, 62 1F में लिखा हुआ है कि वो सादिक और अमीन होगा। मैं आज अपनी पोजीशन देने लगा हूं, बैसियत जोरिस, बैसियत कानूनदान। ये पाकिस्तान के आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो शुरू होता है दिबाचे से, जिसको प्रियम्बल कहते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि इस यूनिवर्स पे हुक्मरानी अल्लाह ताला की है और पाकिस्तान में अल्लाह ताला की हुक्मरानी के मुताबिक हम रियासत चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये 1-2 इस्लामी दफात ठीक है, एक क्यों गलत है? उसका सबब ये है कि 2018 में एक फैसला आया, समीउल्लाह बलोच का केस है बलूचिस्तान से, और उसमें 2 सियासतदान नायल हो गए। अब अगर उनके लिए कोई तैयारी है तो वो जुम्मा जंज के साथ नहीं जा सकेगा, उन दोनों में से कोई भी। उसका सबब ये है कि अगर तब्दीली लानी है तो तब्दीली होगी 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली में अलहदा, 2/3 अक्सरियत सेनेट में अलहदा, 2/3 अक्सरियत, और उसके साथ 238 आर्टिकल पढ़ लें, 239 पढ़ लें। वो बड़ी लंबी सफ़र है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइन में अगर कोई तब्दीली कर सकता है तो वो पाकिस्तान में एक ही शख्स है, इमरान खान। इंशाअल्लाह हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं। इस पार्लियामेंट को हम पाकिस्तान की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं समझते। ये पार्लियामेंट चोरी से आई है, डाके से आई है, रात को आई है, साइफर से आई है। अभी आते हुए मैं इमरान खान बात कर रहे थे, 3 बातें जो उन्होंने तस्लीम की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, जो इम्पोर्टेंट तस्लीम कर गए। ये जो क्वीन ऑफ टेलिंग लाइज नाउ इन इंग्लैंड है, इन्होंने कहा कि साइफर तो है ही नहीं, और इसके शोबाज चचा ने कहा कि ऐसे ही कागज लहरा दिया है। अब वो दोनों कहते हैं साइफर है, अमेरिका से आया। दूसरी बात ये माने, और तीसरी बात ये माने कि वो साइफर उसमें लिखा हुआ क्या था ये भी मान गए सारा। इसलिए कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद 2 दफ़ा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पाकिस्तान की, जिसमें फ़ौज भी है, जिसमें सारे इदारे हैं, बाकी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है, पूरा पाकिस्तान का सिविलियन एज वेल एज द मिलिट्री, सब ने बैठ के कहा कि साइफर है, नंबर 1। नंबर 2, सब ने कहा इसमें लैंग्वेज इनअप्रोप्रिएट है। अब इनअप्रोप्रिएट अगर कोई समझता है कि उसके ज़रिए से उसको धमकी नहीं समझना चाहिए तो वो समझे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो नामुनासिब लफ्ज़ कहेगा वो हम नहीं सुन सकते। इसीलिए तीसरी जो बात उन्होंने मानी है वो ये है कि साइफर 7 तारीख को आया और मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस 8 तारीख को गई। मैं इस पे आपके सामने कमेंट करना चाह रहा था कि साइफर मान गए, पहले झूठ बोल बोल के हम कहते हैं कि साइफर है। अगर साइफर है, ये साबित करने के लिए कि साजिश है, नवाजिश है,
लोग तो कहते हैं ना साजिश है या मुदाखलत, मैं तीनों कहता हूँ, साजिश है, नवाजिश है या मुदाखलत है। आसान तरीन तरीका वो है जो मैंने आधी रात को जब अदालत खुली थी उस सो मोटो केस नंबर 1 उसके अंदर मैंने मौक़िफ़ लिया था कि आप एक कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी और मैंने कहा कि पढ़ लें। वो साइफर नहीं पढ़ा गया, मैंने कहा पढ़ लें, साइफर नहीं पढ़ा गया। मैंने कहा मैं पढ़ देता हूं। मुझे किसी ने उठ के कहा नहीं मैं सरकार का नुमाइंदा हूं, मैं पढ़ूंगा। आप सारे गवाह हैं उसके। आज भी वो साइफर पढ़े बगैर कोई भी अगर कहता है कि साजिश नहीं हुई, कोई भी अगर कहता है नवाजिश नहीं हुई, कोई भी कहता है रिजीम चेंज नहीं हुई, तो वो अपनी आंख पे उंगली रख के कहता है सूरज नहीं निकला हुआ। सूरज है भाई, इधर ही है सूरज। अब सूरज के बाद मैं चांद पे जाता हूं, चांद निकलने वाला है, कॉल आने वाली है और कॉल आएगी जब तो पाकिस्तान की तारीख का, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने, आप उनकी किताब है जरूर पढ़िएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो पाकिस्तान को हकीकी आजादी देने के लिए हम लोग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करेंगे इस्लामाबाद की तरफ इंशाअल्लाह अज़ीज। क्या सूरत होगी इमरान बताएंगे, तारीख क्या होगी इमरान बताएंगे, इमरान कहां होंगे उस दिन इमरान बताएंगे। लेकिन मैं जो आपको 2 बातें और बताना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान को टेस्टिंग लेबोरेटरी ना बनाए पॉलिटिक्स की, बराए मेहरबानी, बहुत हो गया। ये जो आया है इम्पोर्टेड, ये इसने एक और इम्पोर्टेड वहां से बाहर से मंगवाया जिसको ठग कह के अदालत ने सजा दी हुई थी और उसको आके वो कहता है मैं डॉलर 100 रुपए पे ले आऊंगा। मैं कहता हूं डॉलर आ जाए 80 रुपए पे, क्या बिजली के बिल में कोई फर्क पड़ा? मुझे बताना यार, बोलो, बोल के बताओ। मुझे ये बताओ पेट्रोल में जो नुमाइशी कीमत में कमी हुई ये भी बोल के बताना। कोई किराए में फर्क पड़ा किसी जगह वैगन के? इसी तरह मुझे ये बताओ कि क्या महंगाई में कोई फर्क पड़ा? तो इसलिए तुम्हारा जमाना था 90s वाला, जब साइफर के जरिए से तुमने एक वजीर आजम जो इलेक्टेड था उसको अदालत से कत्ल करवा दिया। उस जुडिशल मर्डर के बाद कौम जागी हुई है और वो इमरान खान के साथ खड़ी है इंशाअल्लाह अज़ीज। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अवामी जमहूरी और पुरअमन एहतजाज करने हम जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं सर, फवाद चौधरी ने एक टीवी शो में एक कौम की तस्दीक की, क्या आप उसकी मजम्मत करेंगे सर? डॉक्टर साहब, खान साहब ने कहा था मेरे ताकतवर हल्कों से मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो कौन से ताकतवर हल्के हैं? क्या वही ताकतवर हल्के हैं कि प्रोटेक्टिव बेल एक एक्यूज को मिलती है विदाउट क्लियर हुए और आम एविडेंस को नहीं मिलती? वो ताकतवर हल्के कौन से हैं और बाकी उनका नाम बता दीजिए। पहली जो प्रोटेक्टिव बेल मिली थी पाकिस्तान की तारीख में, वो मैं सारा बताऊंगा, तुम चला ही नहीं सकते, पूछने चले जाओगे, मुझे भी काट दोगे। बताएं सर, बताएं। अच्छा सुने ना, मैं बताता हूँ। पहली जो बेल हुई थी वो हुई थी, एक BBC का नुमाइंदा था मार्क टेली, दिल्ली से उसको पाकिस्तान आने की इजाजत मिली थी। दूसरी जो बेल हुई थी वो चौधरी परवेज इलाही की, तीसरी हुई ज़ौहर इलाही केस में हुई है, 76 के अंदर हुई है। इसलिए अदालती नज़ायर मौजूद हैं। मैं सवाल के जवाब में एक और कैविएट रखना चाहता हूं आपके सामने कि मुझे कोई ये बताए कि अगर इमरान खान या किसी हमारे जुलूस में 5 लोग बाहर निकलें तो वो 5 के 5 144 तोड़ते हैं, लेकिन सरकारी दरियां, सरकारी गाड़ियां, सरकारी मेहमान अगर बनी गाला पहुंचा दिए जाएं तो 15 दिन बैठे रहें, 144 नहीं लगता। ठीक है, एक। दूसरा ये है कि आपने अगर मिसाल देनी है तो कंपेयर करें। एक तरफ वो है जो अदालतों में जा रहा है, अभी भी होके गया है, एक तरफ वो है जो अदालतों का मफरूर है। एक वो मफरूर बैठ के पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले फैसले करेगा, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। ताकतवर हल्के बता दे कौन से? ताकतवर हल्के पाकिस्तान में 2 हैं। एक ताकतवर है पाकिस्तान में हल्का, उसका नाम है अवाम, और उससे बड़ा एक ताकतवर है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। बाकी ऑन ड्यूटी हैं सारे, एवरीबॉडी इज डूइंग जॉब।